हेलो गाइस, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक डिजिटल युग से पहले ही शुरू हुआ था। आइए पहले घोटाले की कहानी पर गौर करें जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, मैं हरिदास मुंडा जी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने भारत आजाद होने के बाद पहला स्कैम किया था। अब हम इनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ था। इनका जन्म 1930 कोलकाता शहर में हुआ था। ये एक छोटे से व्यापारी के घर पे पैदा हुए और इन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत एक बल्ब बेचने वाले सेल्स पर्सन के तौर पे किया। इनको पैसे कमाने का इतना जज्बा था या फिर आप कह लो कि लत, जिसकी वजह से इनको मुंबई खींचा चला है। राइट। फिर इन्होंने जब फर्स्ट टाइम मुंबई आया तो इन्होंने दलाल स्ट्रीट के बारे में जाना। वहां जाके देखा तो वहां पे इनको पता चला कि लोग यहाँ पे हजारों से लाखों बना रहे हैं, लाखों से करोड़। तो फिर इनके मन में भी आइडिया आया कि मैं भी ऐसा कुछ करता हूँ। तो फिर इन्होंने वहां पे एक एज अ ट्रेडर के रूप में स्टार्ट किया। फिर कुछ समय बीतते हो गए, फिर ये एयर ऑपरेटर बन गए धीरे धीरे। फिर जैसे जैसे टाइम और बीतता गया, फिर ये एक एक्सपर्ट बन गए। एक ट्रेडर, एक ट्रेडिंग का पार्ट होता है सर्कुलर ट्रेडिंग, उसका। हरिदास सिर्फ शेयर की मैनिपुलेटिंग ही नहीं कर रहे थे, बल्कि अब वो शेयर की रैंकिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। और फिक्स शेयर भी प्लॉट कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे डीमेट अकाउंट जैसा कुछ भी नहीं होता था, सब फिजिकल था। जिसका फायदा इन्होंने बखूबी उठाया और लोगों को बहुत पागल बनाया। आप ये जान के शॉक हो जाएंगे कि उस टाइम पे 1957 तक आते आते इनके पास टोटल 4 करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिए थे। राइट। और आगे चल के इनकी नजर 6 शेयर्स पे पड़ी, जो कि आप उनके नाम थोड़े अजीब थे, लाइक एंजिलो ब्रदर्स, ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन, एटसेट्रा। इस तरह के कुछ नाम थे। समय बीतने के साथ साथ उन्होंने चीजें समझ में आने लगी कि अगर इंडिया में आगे बढ़ना है तो विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन बढ़ाना चालू कर दिए। तो इन्होंने खुद की कंपनीज, जो कि प्रॉफिटेबल वाइज ह्यूज लॉस में थी, बट वो दलाल स्ट्रीट में अभी भी रैगिंग करना स्टार्ट कर रहे थे। राइट। अब इनको पता चला कि सेंटिमेंटल को बनाए रखने के लिए इनको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगा। और उस टाइम पे सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एलआईसी के अलावा कोई नहीं कर सकता था, बिकॉज एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी थी उस टाइम पे। सो इन्होंने एलआईसी के अंदर लिंक बनाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट की मदद ली, एलआईसी को प्रेशराइज किया कि मेरे जो 5-6 शेयर हैं इनको खरीदो। सुचिता दलाल जी ने अपने बुक में इसका मेंशन किया है। और इस स्कैम की शुरुआत यहाँ से होती है। तो ट्विस्ट इस कहानी में ये आता है कि डूबती हुई कंपनी में आखिर पैसे क्यों लग रहे हैं। और ये सवाल उठाया रायबरेली की सीट पर बैठे आईएनसी पार्टी पार्लियामेंट में मिस्टर फिरोज गांधी ने। अगर आप नहीं जानते कि फिरोज गांधी कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के सन इन लॉ थे। इन्होंने एलआईसी के ऊपर यह सवाल उठाया कि आप किस बेसिस पे इतना ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पहली बात, आप इन्वेस्टमेंट से पहले इन्वेस्टमेंट कमेटी से भी नहीं पूछा। इंडिया इसके बारे में जानना चाहता है, इस तरीके से इन्होंने सवाल उठाया, जिसके कारण उस समय पे काफी बवाल हुआ। रीजन ये था कि 1 साल पहले ही, ठीक, इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी थे जो उस टाइम पे मिस्टर डालमिया, उन्होंने एक फ्रॉड किया था जिसमें वो अरेस्ट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपना इंश्योरेंस कंपनी बनाया और फ्रॉड किया था। इसी फ्रॉड के कारण एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस एक्ट आया था 19 जून 1956 में, जिसके कारण 245 कंपनियां को एलआईसी के अंदर डाल दिया गया था। उस टाइम की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कोई भी सवाल हमारे ऊपर उठे। राइट। क्योंकि 1 साल पहले ही इतने सारे कांड हो चुके हैं, तो नेहरू जी नहीं चाहते थे कि इसे एक स्कैम की तरह देखा जाए। वह चाहते थे कि ये साइलेंटली सॉल्व हो जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 16 दिसंबर 1957 को फिरोज गांधी जी ने इसे पार्लियामेंट में डिबेट छेड़ दी, जो कि बाद में बदल गया एलआईसी मुद्रा स्कैंडल के नाम से, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम था। जब डिबेट शुरू हुआ तब एक कांग्रेस मेंबर ने यह बोला कि आप न्यूज आर्टिकल्स पे कैसे बिलीव कर सकते हैं, उनके एलिगेशंस लगाए कैसे बिलीव कर सकते हैं। तब फिरोज गांधी ने यह बोला कि शांत हो जाओ, मेरे पास ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर मिस्टर टीटी कृष्णमाचारी, जिन्होंने फोर्स किया था एलआईसी को ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मेरे पास ऐसी डॉक्यूमेंट है। और ये बात बोलते ही पूरा पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया और लोग डरने लगे कि इनके पास जरूर कुछ है। नेहरू जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पीठ पीछे ये सारी चीजें चल रही हैं, बट फिरोज जी ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वहां बखूबी दिखाया, तो मुश्किल था मना करना। इसलिए नेहरू जी ने मजबूरन एमसी चांगला को इन्वेस्टिगेटिव हेड बनाया और बोला कि इसके जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करें और रिपोर्ट मुझे सबमिट करें। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में भी इतनी
तेजी से काम होता है। मात्र 24 दिन में एमसी चांगला ने इंक्वायरी कंप्लीट करी और ये प्रूव किया कि फिरोज गादी सही थे। फाइनेंस मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व है। फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा और मुंद्रा जी को 24 साल की सजा हुई। 2018 में मुंद्रा जी की डेथ हो गई। इसमें करीब 55 लाख लोगों जिन्होंने एलआईसी कराया था उनका पैसा लगा था, जो कि बहुत गलत बात है। मुंद्रा जी अरेस्ट हुए तब ये भी पता चला हमें कि इन्होंने इनकम टैक्स स्कैम भी किया था। अगर आपको स्कैम से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम कुछ ही दिनों में एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें अभी तक जितने भी स्कैम हुए हैं वो सारे स्कैम्स कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।